जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज चैप्टर नंबर 11। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके सारी चीज़ आज हमने डिस्कस करनी ताकि हमें पता चले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। ओके बेटा, इस तरह हाइड्रोकार्बन को कहा था ना बेटा। ठीक है बेटा, हमने हाइड्रोकार्बन को क्या कहा था, स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सेम ऐसा ही इसकी डेफिनेशन तो बहुत इजी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, आपको भी पता है, सबको बहुत इजी डेफिनेशन है कि द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो। स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, एंड देयर प्रॉपर्टीज, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, प्रॉपर्टीज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। ठीक है बेटा, आपको पता होनी चाहिए, बुक में लिखी हुई है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो लिखा हो पेपर में भी आ जाए। ठीक है बेटा, बस आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देना होता है। ठीक है, कि ऐसे केमिस्ट्री, ऐसे कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर क्या होता है बेटा, एक तो जो नोट की शक्ल में मैं लिख रहा हूँ, दो चीज़ों का होना चाहिए। एक तो उसके अंदर क्या होना ज़रूरी है बेटा, कार्बन का होना ज़रूरी है। अगर उसके अंदर कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, दूसरी उसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक से बहुत मिलती हो। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो ये दो चीज़ें अगर केमिस्ट्री के अंदर है तो बेटा उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें हैं तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, उसको मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ, जैसे मैं इसको, एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शन, जिनके अंदर कभी कभी कार्बन होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो आपके पास, अगर मैं इसको कैसे लिखूँ, इसको मैं कैसे फिल करूँ, मैं इसको डब्बे के अंदर बंद करूँ। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शन का मतलब बेटा ये होता है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं। ठीक है बेटा, जिनके अंदर कार्बन शायद हो लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं ना, तो हम इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 ले ले। इसमें अंदर कार्बन है बट ये ऑर्गेनिक नहीं है। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास है, ये भी कार्बन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। कार्बोनेट्स जितने भी होते हैं, यानी CO3-2, ये भी कार्बोनेट है। ठीक है, ठीक है बेटा, कार्बाइड्स जितने भी होते हैं, कार्बाइड। ठीक है, ये सारे जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बाइड्स, ये आपके पास इनऑर्गेनिक होता है। हालांकि इसके अंदर कार्बन है, लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो नहीं है, इस वजह से ये जो है ना, ये हमारे पास एक्सेप्शन केस है, जिसके अंदर कार्बन तो है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक से नहीं मिलती, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है बेटा, रीजन क्या है बेटा, ऑर्गेनिक, डिफरेंट, ड्यू टू इट्स different properties than organic, different properties than organic, ऑर्गेनिक के अलावा इनकी प्रॉपर्टीज है, इसलिए हम ये कहते हैं। ठीक है बेटा, हम ये कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास इनऑर्गेनिक है। तो बेटा चैप्टर का नाम ये है, नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द डेफिनेशन इज
आपकी डेफिनेशन यहाँ पे देख ले बेटा, इसकी ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टी। एक तो उसमें कार्बन का होना बहुत जरूरी है और एक उसकी प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, कौन सी, ऑर्गेनिक की। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक। ये जो पॉइंट मैंने बताया है, कौन सा वाला बेटा, जो मैं बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बाइड है, कार्बोनेट है, इसमें तो कार्बन है, लेकिन बेटा इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो ऑर्गेनिक नहीं है, इसलिए क्या है, इनऑर्गेनिक है। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नो क्वेश्चन, आगे चलें। नो क्वेश्चन। ओके, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, ये ले, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। ठीक है बेटा, कहते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है बेटा, अगर एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं ये लिख देता हूँ, व्हाट इज, इसको लिखता हूँ किसी, क्वेश्चन है व्हाट इज द molecular formula of, what is the molecular formula, what is the molecular formula of the following compound, of the following compounds। कुछ कंपाउंड्स हैं, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने मालूम करना है। अब बेटा क्योंकि वो शेप में डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। जैसे आप देख ले बेटा, अब आप ये आपको बताया गया है, ये C4 है ना बेटा, ये मैं आपको एक मुशफ़ भी आ गया तो उसको भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे C4 है और H10 है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया C4H10 है, तो ये मैंने मान लिया इसको ब्यूटेन मान लिया। ठीक है बेटा, इसको मैंने क्या कर लिया, ब्यूटेन। अब इसी ब्यूटेन से हम 3-4 फार्मूले भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए बेटा, एक तो ये देख लेना कि ब्यूटेन अगर इसके हैं तो इसके 2 फार्मूले बन सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3, तो ये हो गया ब्यूटेन। अगर ये स्ट्रेट चेन में है तो इसको क्या कहेंगे, एन ब्यूटेन कहेंगे। और अगर इस वाले को उठा के इसके ऊपर लगाया जाए, इस पूरे को, ठीक है, तो ये 1 2 3 चेन तो 3 की रहेगी, CH3 CH2 CH3, और ये वाला यहाँ लगाएंगे तो इसके ऊपर हो जाएगा CH3। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा, यहाँ पे CH आएगा, तो ठीक है बेटा, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, इस कंपाउंड का नाम आएगा बेटा आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये फार्मूला भी ब्यूटेन का है और ये फार्मूला है, इसका मतलब ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, एक एन ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है। नियोबिटेन। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर पेंटेन का आता है तो पेंटेन का कैसे होगा बेटा, पेंटेन का फार्मूला क्या है, C5 और H12, ये है इसका फार्मूला C। तो नाम क्या है बेटा इसका, इसका नाम क्या है बेटा, इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम है पेंटेन। नाम क्या है बेटा, पेंटेन। तो पेंटेन का अगर हम मालूम करना चाहे, क्या बेटा, पेंटेन का हम मालूम करना चाहे आइसोमर्स, तो इसके 1 2 और 3 होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा, मैं वन बाय वन लिख देता हूँ। एक तो एन पेंटेन होगा, एक होगा आइसोपेंटेन, और तीसरा होगा नियोपेंटेन।
इनमें क्या फर्क होगा बेटा? देखिए बेटा, जो आइसो है, ठीक है, एन है, इसके अंदर 5 कार्बन है, तो स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो हम हाइड्रोजन को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइसोपेंटेन में क्या होता है बेटा? आइसोपेंटेन में कार्बन यही होते हैं, लेकिन चेन में 5 की बजाय 4 होते हैं। 1 2 3 4 और एक यहाँ पे लगा दो 5। और हाइड्रोजन इसके कितने हैं बेटा? 12 है, तो हम हाइड्रोजन को भी 12 कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। न्यू पेंटेन में क्या होता है बेटा? एक, यानी यहाँ पे देखो 1 2 3, बल्कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मैं इसको चेन में आपको दिखा भी देता हूँ। देखो बेटा, ये देखो, इस चेन में 5 है, इस चेन में हो गए 4, तो अगले चेन में कितने होंगे? 3 होने चाहिए ना बेटा। अगले चेन में कितने होने चाहिए? 3। तो 3 कौन कौन से होंगे? 1 2 और 3। तो एक कार्बन इसके ऊपर और एक कार्बन इसके नीचे। तो अब हम ये कहेंगे कि इसकी चेन में जो है कितने हैं? 3 आ गए। देखो 5 4 और 3, फार्मूला तो सेम है, लेकिन फर्क कहाँ पर है बेटा? देखिए, फर्क इसके कार्बन में नहीं है, चेन में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये न्यू पेंटेन हो गया। तो ये 3 इसके आइसोमेरिक फॉर्म है, आइसोमर्स भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके 3 आइसोमर्स है। ठीक है, यानी पेंटेन के कितने आइसोमर्स है बेटा? हाँ, इसके कितने आइसोमर्स है? 3 आइसोमर्स है। पहले वाले का नाम क्या है बेटा? मैंने बता दिया, पहले का नाम है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। सबका फार्मूला सेम है, C5H12। देखो C5H12, यहाँ पे भी C5H12, यहाँ पे भी C5H12। फर्क क्या है कि चेन में अगर 5 हो तो एन पेंटेन, और अगर चेन में 4 हो जाए और एक वाले को छोड़ के दूसरे ऊपर लग जाए तो आइसो, और अगर एक ही कार्बन के गिर्द आ गए सारे तो इसको नियो कहेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, बुक में है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। नहीं है बेटा? ओके सर, ये न्यू पेंटेन में प्रॉब्लम है। हाँ, न्यू का मतलब क्या होता है बेटा? मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए बेटा, न्यू का मतलब ये होता है न्यू पेंटेन। सर ये कार्बन ऊपर और नीचे क्यों बनाए हैं? कहीं पे भी बना सकते हैं बेटा, आप कहीं पे भी बना। देखो पेंटेन का मतलब, पहले तो आप ये समझ लेना कि पेंटेन का मतलब क्या होता है। पेंटेन का मतलब बेटा होता है, मैं यहाँ से इसको एक, पेंटेन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कार्बन जो है ना वो कितने हैं? C5, और हाइड्रोजन जब N आएगा तो 12 आएगा। ठीक है बेटा, अब कार्बन जब आप 12 बनाते हैं, देखिए जरा, 5 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन हो गया। और इसके साथ आपने हाइड्रोजन भी लगाने हैं, तो हाइड्रोजन में लगा देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो ये 12 आ गए। ठीक है, देखो अगर स्ट्रेट चेन में आ रहा है ना, स्ट्रेट का मतलब क्या? बिल्कुल सीधे, तो इसको कहते हैं एन पेंटेन। अब हम क्या करेंगे, इस आखिरी वाले को, अब देखो अगर हम क्या करें, इसी 5 को 1 2 3 4 और 5, और इसके ऊपर हाइड्रोजन भी लगा दें। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम क्या करते हैं कि हम इसमें से आखिरी वाले को उठाते हैं ऐसे। ठीक है, आखिरी वाले को हमने क्या कर दिया? उठा दिया। और हमने क्या किया, इसको पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले पे लगा दें। अब आप कहोगे सर पहले वाले पे क्यों नहीं लगाए? पहले वाले पे लगाएंगे तो ये देखो, ये इसकी शक्ल ये है, जब इस पे लगाएंगे तो इसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी। अब दोनों ये सेम ब्रांच हो गई है, चेन। ठीक है, लेकिन हमने चेन से ब्रांच मिलाना है, तो जब ये ऐसे लगाएंगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे। हमने ये नहीं लाना, ये नहीं, ऐसे लाना है, ब्रांच मिलाना है। ये चेन है, ये भी चेन है, ये भी चेन है, लेकिन अगर ऐसे हो जाए तो ये ब्रांच बन जाती है। तो हमने इनको लाना है किस में बेटा? ब्रांच में लाना है। ठीक है, हमने इनको ब्रांच में लाना है। तो ब्रांच में लाने के लिए अब हम क्या करते हैं, आखिरी वाले को उठा के हमने यहाँ लाया। तो देखो ब्रांच में यहाँ 5 थे, यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए। 1 2 3 4, और इस वाले को उठा के दूसरे पे लगाया तो ये दूसरे पे लग गए।
हाइड्रोजन पूरे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। न्यू में क्या होता है कि एक ही कार्बन के इर्द गिर्द, यानी अगर ये कार्बन है तो इसके गिर्द होने चाहिए, हर एक के गिर्द कार्बन, तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो 1 2 3 4 5 हो गए, ये न्यू होता है। अब देखो यहाँ पे जब मैं इधर लगाऊंगा ना, तो फिर ये आखिरी वाले को उठा के भी इसके नीचे लेके आऊंगा, तो ये हो गया न्यू। तो इसकी शक्ल ऐसे बनेगी। न्यू का मतलब क्या होता है, उसके दाएं बाएं हर साइड पे कार्बन है। ठीक है बेटा, समझ आ गया न्यू का? अच्छा, क्वेश्चन शॉर्ट का एक दफा पेपर में आया था, एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ, क्वेश्चन आया था व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन पेंटेन। पेंटेन में कितने आइसोमर्स है, पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आंसर था वो क्या है, इसका जो आंसर था वो ये है कि 3 आइसोमर्स इन पेंटेन। सर 5 नहीं होते? हाँ 5 आइसोमर्स नहीं होते पेंटेन? सॉरी बेटा, क्या कहा आपने, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। सर मैं कह रहा हूँ 5 आइसोमर्स नहीं होते पेंटेन में? नहीं 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 नहीं, 5 आइसोमर की तरह हो गया आइसोमर। मैं आपको बताता हूँ 3 आइसोमर्स इन पेंटेन। अब कौन कौन से मैं आपको अभी बताया मैंने बेटा। पहले तो पेंटेन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C5H12। अब इसके अंदर 3 ही तो है, एक एन पेंटेन है, दूसरा कौन सा है बेटा आइसो, और एक हो गया नियो। तो ये 3 आइसोमर, इसके अलावा नहीं बन सकते हैं। 1 2 और 3। ठीक है बेटा, तो ये 3 आइसोमर है। इस तरह ब्यूटेन के 2 हैं। अगर यहाँ पे पेंटेन आ जाएगा, इसकी जगह अगर ब्यूटेन आ जाए तो ब्यूटेन के 2 है, फिर 3 की जगह क्या हो जाएगा 2। देखो ब्यूटेन के 2 है, पेंटेन के कितने हैं 3 है, हेक्सेन के कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, इस तरह चलते रहेंगे। ठीक है बेटा, ओके जी, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, अगला है व्हाट डू यू मीन बाय, क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर फार्मूला। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बेटा बताया था कि इसी केमिस्ट्री के अंदर फार्मूला जो होते हैं ना 4 किस्म के होते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला उसमें एक है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, एक कंडेंस फार्मूला होता है। बताया था ना बेटा जी। तो अभी हम स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में बताएंगे। फर्ज करो एक कंपाउंड है और उसका नाम है मीथेन। फर्ज करो ये है मीथेन, तो ये तो उसका नाम हो गया। इस तरह एक और कंपाउंड है ईथेन, तो ये भी उसका क्या हो जाएगा नाम। ठीक है, इस तरह एक और है प्रोपेन। तो ये तो नेम्स हो गए 1 2 और 3। तो जब हमें इसका जब फार्मूला चाहिए, तो मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है कि मेथ का मतलब होता है कि इसमें कार्बन 1 है और एन का मतलब 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो 4 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं। ठीक है, इसी तरह इथ का मतलब यह होता है कि कार्बन 2 है, और एन का मतलब क्या है कि इसके साथ सिंगल बॉन्ड लगे हुए। तो हर कार्बन के अगर 4 होते हैं तो टोटल 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सेम ऐसा ही बेटा प्रोप का मतलब होता है 3, कार्बन आपके पास 3 है। एन का मतलब क्या है, हर एक के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जब हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो इसके साथ आ जाएंगे 4 5 6 7 और 8। तो ये इसके स्ट्रक्चर फार्मूला मीथेन का है, ये ईथेन का है और ये प्रोपेन का है। ठीक है बेटा, तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है जिसमें बॉन्ड शो हो। इसमें आप क्या दिखाएं, आपको बॉन्ड
शो होने चाहिए, याद रखना। जब आपको बॉन्ड शो होंगे ना तो वो स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाता है। ठीक है बेटा, कोई और कंपाउंड भी आ सकता है, उसका भी आप बना सकते हैं। मसलन आपसे पूछा जाए कि C5 और H12 का बना दे, तो बहुत इजी है। आपने क्या करना है, कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखना है, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हाइड्रोजन को बेशक आप लिख भी ले ना भी लिखे, बात एक ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्लियर बेटा? इस तरह के फार्मूले आपके माइंड में आएंगे तो आप बना सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं बेटा। अगर हेक्सेन का आएगा, सपोज हेक्सेन का भी आपके सिलेबस में है, तो हेक्स का मतलब होता है कि कार्बन आपके पास 6 है और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 14, क्योंकि इनका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो n की जगह पे अगर हम 6 पुट करेंगे तो फार्मूले में, तो देखो C6H2 मल्टीप्लाई बाय 6 + 2, तो C6H14 हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान हो जाता है। कैसे, पहले तो कार्बन लगाए 1 2 3 4 5 6, बाकी पुट कर दे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाइड्रोजन लिख ले ना लिखे, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि ये हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन के साथ डैश लगा हुआ या बॉन्ड लगा हुआ तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वहाँ हाइड्रोजन होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर हेक्सेन। जी बेटा, हमारा टाइम खत्म हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो बेटा आप पूछिएगा। एनी क्वेश्चन टिल हियर यू कैन आस्क। नो क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये तो आज हमारे पास 9 शहजादे आए हुए थे क्लास ले रहे हैं ना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी क्लास आज ख़त्म होती है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।